गुड मॉर्निंग इंडिया, मैं हूं आपके साथ आरजू साई। मध्य प्रदेश के राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को 58 साल की उम्र में ससुराल से दान मिला। दान में उन्हें उनकी पत्नी और 2 बच्चों को यानी कि तीनों को 50 एकड़ से ज्यादा जमीन दी गई है। सागर भोपाल रोड पर भोपाल गांव में कल्पना सिंघई से 2021 में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के साले हिमाचल सिंह और करतार सिंह ने करोड़ों की ये जमीन खरीदी और अगले ही साल मंत्री और उनके परिवार को दान कर दी। मंत्री जी का ससुराल भोपाल से 80 किलोमीटर दूर सागर जिले के गिरहनी गांव में है, लेकिन परिजनों ने अपने गांव को छोड़कर अच्छी खासी दूरी पर ये जमीन खरीदी है। दान में मिली जमीन के चलते सवालों के घेरे में आए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एनडीटीवी को जवाब देने के बजाय माइक ऑफ करने की कोशिश की, जबकि कांग्रेस इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। ये शिवराज सिंह जी के मंत्रिमंडल में संभव हो सकता है। देश देखे समझे, प्रदेश भी देखे समझे कि ये वो मंत्री हैं जिन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि मैं जनसेवा के लिए सरकार कांग्रेस की गिरा रहा हूँ और जनसेवा मेरा मुख्य उद्देश्य है, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। कांग्रेस मेरी माँ थी, अब मेरी माँ को छोड़ के दूसरी माँ को मैं अपना रहा हूँ। फिर अब 58 साल की उम्र में इनके सालों ने इनको ज़मीन दान में दी है, इनके परिवार को दी है, इनके बच्चों को दी है। जिन सालों के पास टोटल 100 एकड़ ज़मीन नहीं है, उनने 50 एकड़ इनको दे दी और वो भी 2020 में खरीदी हुई ज़मीन इनको दी है। ये अपने आप में ये एहसास कराता है कि शिवराज जी, आपने सरकार बनाने के लिए लूट की छूट दी थी। घपला है, पूरी तरह से घपला है। 50 एकड़ साले साहब गिफ्ट दे रहे हैं गोविंद सिंह राजपूत जी को। ये एक तरह से एक अवैध दहेज जैसा प्रकरण हुआ और असंचित रजिस्ट्री के पहले और रजिस्ट्री होते ही संचित, ये अपने आप में मैं समझता हूँ घपला है और सरकार की राजस्व विभाग की को नुकसान पहुँचाया है इस माध्यम से उन्होंने। और मैं समझता हूँ कि वो राजस्व विभाग के मंत्री हैं, अपने विभाग में उन्होंने ये घपला कर लिया। कांग्रेस कह रही है कि 58 साल में आपको दहेज मिला है ससुराल पक्ष से। बता देंगे आप, घबराओ नहीं। नहीं, आपने वो जवाब तो दिया है कि गिफ्ट देने में कोई दिक्कत नहीं, अपने ब्लड रिलेशन में देंगे जो आराम से लंबा जवाब दे देंगे। बस एक छोटी क्योंकि ये थोड़ा इम्प्रॉपरिटी का मामला आता है कि पहले जमीन सिंचित थी फिर असिंचित हो गई, आपने इस पर बोला नहीं। क्या कह रहे हैं? आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार की श्रेणी में है? क्या करें और ठीक है आप। तो ये गोविंद सिंह साफ हमारे सवालों से बचते हुए कि किस तरह से ज़मीन सिंचित या असिंचित थी, किसी भी बात का ये जवाब इस पर नहीं दे रहे हैं। हालांकि जवाब इनको देना पड़ेगा कि 50 एकड़ की ज़मीन इतने सालों बाद आखिर इनके ससुराल पक्ष से इनको गिफ्ट मिली और उसमें भी कई नियमों को शिथिल किया गया है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ज्यादा जानकारी अनुराग हमारे सहयोगी हमें देंगे। अनुराग, गोविंद सिंह पर न सिर्फ कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं बल्कि उनकी अपनी ही पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व नेता भी आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, सागर जिले में ही जो बीजेपी के अध्यक्ष थे किसान मोर्चा के, उन्होंने राजकुमार धानोरा ने भी बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर सबका कहना है कि ये भ्रष्टाचार है, क्योंकि इतने पैसे कहां से आए उनके ससुराल पक्ष में और 80 किलोमीटर दूर आकर उन्होंने ज़मीन खरीदी और साल भर के अंदर ही वो सारी ज़मीन मंत्री जी को दान में दे दी। आरजू, यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बार बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते रहे कि वो और उनके कैबिनेट के मंत्री अपनी संपत्ति को सार्वजनिक करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने भी ऐसा कहा था, वेबसाइट पे डलेंगे, पर ये कुछ उन मंत्रियों में से हैं जिन्होंने आज तक अपनी संपत्ति सार्वजनिक नहीं की है। पहले कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे और यही महकमा संभालते थे, फिर इन्होंने पाला बदला और ये बीजेपी में शामिल हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं और बीजेपी में भी इनको यही महकमा मिला है और तमाम परिवहन और राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर लगते रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आप सोचिए कि एक मंत्री जो उसी विभाग का मंत्री है, उसके साले ज़मीन खरीदते हैं और उसके बाद अपने जीजा जी जो कि ब्लड रिलेशन में नहीं आता है कानूनी परिभाषा में, उनको दान में दे देते हैं साल भर के अंदर। और दान देने में भी मध्य प्रदेश भू अधिनियम 1959 की धारा 58 क के तहत उनके बेटों को भी रियायत दी जाती है। तो आप समझिए कि ये कैसा मामला है, ये कैसा महकमा है जो खुद जिसके मंत्री हैं वो कई सारी ढेर सारी रियायतें लेते हैं और इसमें कहते हैं कुछ गलत नहीं है, लेकिन जब कैमरे पर उनको हमने घेरने की कोशिश की तो आपने देखा कि किस तरह से वो कैमरे को झटक कर आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे
क्या खुद सोचना चाहिए मुख्य शिवराज सिंह चौहान को कि ऐसे मंत्रियों को क्या पद पर बने रहने का नैतिक हक है? हम कोई वर्डिक्ट पास नहीं कर रहे हैं, हम कोई फैसला नहीं दे रहे हैं, सिर्फ जो तथ्य हैं वो सामने रख रहे हैं। आरजू, प्रतिक्रिया उनकी रही इस सवाल पर। आपने सवाल फिर से दोहराएंगे? जी, जब आपने उनसे सवाल किया इस पूरे घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया थी, उन्होंने माइक स्विच ऑफ कर दिया, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि आगे वो इसका जवाब देंगे? जी, तमाम तौर पर जिस तरह से ऐसे मंत्रियों से जब आप सीधे सवाल पूछते हैं बगैर किसी नानुकुर के, तो फिर इन जगहों पर अलग अलग तरीके होते हैं उनको आपको समझाने के, तो वो तमाम तरीके अपनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर इस पूरे मामले में तथ्य अपने आप में बहुत सारी बातें कह रहे हैं। उन्होंने हमसे बात नहीं की, हमारे कैमरे से बात नहीं की, हमारे कैमरे पर बात नहीं की, लेकिन बाकी लोगों को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जमीन दान में ली है और दान में लेने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल मंत्री जी, कोई बुराई नहीं है। 58 साल के बाद आपका ससुराल पक्ष आपको दान दे रहा है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन क्या आप अपने महकमे में ही तमाम नियमों को शिथिल करके उसकी स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्री जो सरकारी खजाने में जाना चाहिए था, क्या उसको करेंगे? फिर आप ये बता दें कि आपके उसी महकमे के अंदर क्यों छोटी छोटी रजिस्ट्रियां की गई हैं? 21 से ज्यादा छोटी छोटी रजिस्ट्रियां हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो मैं कह रहा था भू अधिनियम की धारा 1959 की 58 क है, उसके तहत इन छोटी रजिस्ट्रियों में कई सारी जमीनों पर स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में छूट मिलती है, तो ये छूट भी उनके बेटों को ली गई है। मंत्री जी करोड़पति हैं, उसके बावजूद इस तरह से उनके महकमे में ही खुद ही मंत्री हैं और उनके अधिकारी खुद ही ऐसा करें, तो ये कहां तक न्यायोचित होगा? आरजू जी बिल्कुल, और कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठा सकती है लगातार, क्योंकि हंगामा हो रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल, अभी मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और कांग्रेस के कई नेताओं से जब हमने उनको ये दस्तावेज दिखाए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा मामला है और 50 करोड़ नहीं, जब कुछ और अपने सूत्रों से उन्होंने पता किया तो पता लगा ये जमीन का मामला 100 करोड़ से ज्यादा जा सकता है। और ऐसे में उनका कहना है कि वो पूरे जोर शोर से इस मामले को विधानसभा में उठाएंगे। विज्ञापन दिल्ली सरकार का और खर्चा दे आम आदमी पार्टी। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली के मुख्य सचिव को ये निर्देश दे चुके हैं आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए सूद समेत वसूले जाएं। उपराज्यपाल का आरोप है कि दिल्ली सरकार ने सरकारी विज्ञापन की आड़ में राजनीतिक विज्ञापन जिसकी कीमत आम आदमी पार्टी से वसूली जाए। हम देखा करते थे पिक्चरों के अंदर, जिन्ने इलाही, होशियार, खबरदार, औरंगजेब जो है आ रहे हैं और अब वो अपना फरमान सुनाएंगे। उस तरीके की हालत जो है आज दिल्ली के अंदर हो गई है कि जिनके पास कोई पावर नहीं है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो अपने आप को शहंशाह समझ के दिन रात इलीगल ऑर्डर्स जो है पास कर रहे हैं, जिसकी कोई वैल्यू जो है कानून की निगाह में नहीं है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर आम आदमी पार्टी का ये गुस्सा इसलिए कि उन्होंने मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि दिल्ली सरकार ने सरकारी विज्ञापनों की आड़ में जो राजनीतिक विज्ञापन दिए उनका 97 करोड़ रुपए सूद समेत आम आदमी पार्टी से वसूला जाए। अप्रैल 2016 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर सभी सरकारी विज्ञापनों का कंटेंट रेगुलेट करने के लिए एक 3 सदस्यीय समिति बनाई, जिसको CCRGA नाम दिया गया। केजरीवाल सरकार के 1.5 साल में दिए गए सभी विज्ञापनों को अगस्त 2016 में इस समिति के पास भेजा गया। केंद्र सरकार की समिति ने इसमें सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन पाया और दिल्ली सरकार के सूचना और प्रचार निदेशालय को इन विज्ञापनों का खर्च आम आदमी पार्टी से वसूल करने का निर्देश दिया। सारा मामला 2016 में उस वक्त के उपराज्यपाल नजीब जंग के समय शुरू हुआ। 2017 में अनिल बैजल के उपराज्यपाल रहते हुए मामला खूब उछला, फिर ठंडे बस्ते में चला गया। अब 5 साल बाद उपराज्यपाल VK सक्सेना ये मामला उठा रहे हैं। LG साहब को कोई कानून की समझ नहीं है, कोई लोक लाज नहीं बची कि जो चीज आंखों से बिल्कुल सामने दिख रही है कि हर राज्य सरकार उस तरीके के विज्ञापन हर राज्य के अंदर टीवी में और अखबारों में दे रही है, उस मामले को जो कब का
कई साल पहले दफन हो चुका, उसको निकाल के सिर्फ नकली हेडलाइंस के चस्के में भारतीय जनता पार्टी के एलजी साहब ये काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी हर वो षड्यंत्र कर रही है जिससे दिल्ली वालों को परेशान किया जा सके। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पिछले 7 सालों में 2000 करोड़ से ज्यादा दिल्ली सरकार के खजाने से दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा अपने प्रचार को लुटाया है। मैं पर्सनली दिल्ली के ऑनरेबल एलजी को मिला, मैंने उनको लिखी शिकायत दी। उसी शिकायत पर उन्होंने डायरेक्टर विजिलेंस से इसकी जांच कराई और अब मैं कह सकता हूं कि दिल्ली सरकार के खजाने में 97 करोड़ रुपया नहीं आएगा बल्कि 400 करोड़ रुपया आएगा। अब सवाल यह है कि यहां से आगे होगा क्या? तो होगा यह कि अगर उपराज्यपाल अपने इन आरोपों को लेकर गंभीर हैं और चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपए सूद समेत वसूले जाएं, तो उनको या फिर मुख्य सचिव को अदालत जाना होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो मामला राजनीतिक है, बयानबाजी चलती रहेगी, जैसे पहले चली थी ऐसे आगे भी चलती रहेगी। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। चीन समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले अचानक बढ़ने लगे हैं। इसके बाद अब केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। आज 11:30 बजे ये बैठक होगी, जिसमें भारत में कोरोना की स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इधर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने को कहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग से नए वेरिएंट का पता चल सकेगा। केंद्र सरकार को शक है कि कहीं कोरोना का कोई नया वेरिएंट तो नहीं है, जिससे आने वाले दिनों में मामलों में अचानक बढ़ोतरी हो। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को लिखी गई चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और इसकी निगरानी जरूरी है। चीन, अमेरिका, जापान, ब्राजील में कोरोना के मामले अचानक बढ़े हैं। भारत में अभी हफ्ते में 1200 के करीब नए मामले आ रहे हैं, जबकि दुनिया भर में हफ्ते में 35 लाख के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया के कई देशों में अचानक बढ़े कोरोना के मामलों से केंद्र सरकार चिंतित है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखी और कहा कि जितने भी पॉजिटिव मामले रिपोर्ट हो रहे हैं उन तमाम सैंपल्स को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए, ताकि ये पता चल सके कि कहीं कोई ऐसा वेरिएंट सर्कुलेट तो नहीं कर रहा है जिससे आने वाले वक्त में मामले अचानक तेजी से बढ़ सकते हैं। एहतियातन ये चिट्ठी लिखी गई, साथ में जोर भी दिया गया है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, साथ में वैक्सीनेशन, इन तमाम चीज़ों को अमल में लाया जाए। और यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि अब जब मामले अलग अलग देशों में रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एक्सपर्ट से बैठक करेंगे। ये बैठक 11:30 बजे होने वाली है और उसमें समझने की कोशिश की जाएगी कि विश्व में किस तरह के मामले हैं, कौन सा वेरिएंट वहां पे सर्कुलेट कर रहा है और किस तरीके की तैयारी है और क्या आगे रणनीति बनाने की हमारी योजना हो सकती है, जो रणनीति अमल में लाई जाए। और तमाम एक्सपर्ट से 11:30 बजे दिन में बैठक के बाद देर शाम तक ये पता भी चलेगा कि क्या कुछ फैसला लिया गया। ये तब हो रहा है जब तात्कालिक कारण के तौर पे हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके की चाइना से चीजें, तस्वीरें आई निकलकर कोरोना के मरीजों को, तो उसके बाद उसको एक तात्कालिक कारण के तौर पे माना जा सकता है, लेकिन एक सीख कहीं से ली जाती है और उसके बाद यह तय किया जाता है कि किस तरीके से हमारी रणनीति होगी। तो उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हो या राज्य हो, उनको एक तरीके से आगाह किया गया और उसी रणनीति को लेकर एक बैठक होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा आज हरियाणा में प्रवेश कर गई है। आज सुबह हरियाणा के नूंह से ये यात्रा शुरू हुई। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। राहुल गांधी आज मुंडका गांव के पास एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण का समापन 23 दिसंबर को हो जाएगा।
तो इससे पहले कल राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम दिन था। राजस्थान में यात्रा 17 दिन तक चली है। कांग्रेस अब राजस्थान में इस यात्रा के चुनावी प्रभाव का आकलन कर रही है, लेकिन राज्य में नेतृत्व परिवर्तन पर इस दौरान कोई बातचीत नहीं हुई। दरअसल राहुल गांधी नेतृत्व परिवर्तन के मामले में बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहते थे। भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान सफर अब खत्म हो चुका है। यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर रही है। यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने राजस्थान के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की, जिससे फिर अटकलें शुरू हो गई कि राजस्थान में नेतृत्व परिवर्तन होगा या नहीं। राहुल गांधी ने सुलह के प्रयास किए या नहीं, लेकिन एक बात साफ है, राजस्थान में नेतृत्व का उलझा हुआ सवाल राहुल गांधी ने सुलझाने की कोशिश ही नहीं की और मुख्यमंत्री ने यात्रा से यहां तक ऐलान कर दिया कि वो राज्य का अगला बजट पेश करेंगे। संकेत साफ है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही बने रहेंगे। ये यात्रा हमारे लिए वरदान साबित हो रही है। नंबर 1, इस यात्रा से हमने संदेश लिया है कि हम अगली बार जो है बजट ला रहे हैं, क्यों नहीं हम लोग, वो हमारी सरोकार की बात आती है, महंगाई पर हम ज्यादा ध्यान दें। आज हमने कहा उन लोगों को हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ऐसे हम कई कदम उठाए हैं, उठाएंगे। सर्किट हाउस में हुई मीटिंग में राजस्थान के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की समीक्षा की गई। वरदान और मतदान तो क्या ये वरदान मतदान में बदलेगा, ये संगठन पर निर्भर करता है। भारत जोड़ो यात्रा ने एक दरवाजा खोला है, एक मौका दिया है हमें, और जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, एक वरदान की तरह किया। उसको मतदान में बदलना संगठन पर निर्भर करता है, कार्यकर्ताओं पर निर्भर करता है। एकता, अनुशासन, एकजुटता सबकी जरूरत है, तो ऑटोमेटिक नहीं है, हम पर निर्भर करता है। हम ये नहीं कह सकते कि भारत जोड़ो यात्रा से 2023 और जो 8 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और 2024 में जो लोकसभा के चुनाव आने में हैं, अचानक हमारी स्थिति मजबूत हो गई है। मैं उस विचार का नहीं हूं, और राहुल जी भी कहते हैं बार बार। राजस्थान एकमात्र कांग्रेस शासित राज्य है जहां से यात्रा गुजरी है, लेकिन अब चुनौती है कि 11 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में चुनावी गणित पार्टी किस तरह तय करेगी। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र विधानसभा सत्र का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। सरकार और विपक्ष में चले आरोप प्रत्यारोप के बीच विपक्ष ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमीन आवंटन में घोटाला करने का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने की मांग की। इसके अलावा महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर भी प्रदर्शन जारी रहा। मंगलवार सुबह विधानसभा सत्र से पहले विपक्ष और सरकार के विधायकों का विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। विधानसभा के अंदर भी सीमा विवाद को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया, तो वहीं उद्धव ठाकरे के विधान भवन पहुंचने पर एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, अनफॉर्चुनेटली काफी एग्रेसिव रहे हैं। हमारे देश के 2 राज्य झगड़ रहे हैं, जो झगड़ा सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए वो आप देख रहे हो रास्ते पे हो रहा है। वहाँ की जनता त्रस्त है, और यहाँ के जो हमारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीएम है उस पर बात ही नहीं करना चाहते। डर के हिसाब से वो कुछ बात ही नहीं कर रहे। तो यही बात है कि महाराष्ट्र सुनना चाहता है कि उनका स्टैंड क्या है। अरे वो लोग जो दर दिन 50 खोके एकदम ओके बोल रहे थे, उनको जवाब दिया हम लोग 50 आमदार एकदम ओके है, बाकी सब तुम भूखे है, वो घर में बिठाया है, अभी घर पे बिठा रहो। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे विधान भवन तो पहुंचे, लेकिन विधान परिषद में शामिल नहीं हुए। इस बीच विपक्ष ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमीन आवंटन में घोटाला करने का आरोप लगाया। विपक्ष का आरोप है कि 2021 में बतौर शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की 5 एकड़ जमीन जो झुग्गियों के पुनर्विकास के लिए थी, उसे 16 बिल्डरों को दे दिया। जमीन की कीमत 83 करोड़ है, लेकिन बिल्डरों को सिर्फ 2 करोड़ में दी गई। नहीं, हमने तो जो मांग की है वो हमारे अपनी पॉलिटिकल मांग नहीं है, वो जनता की मांग है। क्योंकि ऐसी व्यक्ति अगर उस अधिकार पर बैठे रहे तो एक गलत फैसला, अब तक गलत है या नहीं है, अगर गलत नहीं होता तो जो उप मुख्यमंत्री साहब ने कहा तो उसको रद्द क्यों किया, कैंसिल क्यों किया।
तो ऐसी व्यक्ति अगर बैठी रही तो राज्य का नुकसान होगा। स्वाभाविक है, जैसे अनिल जी ने बताया कि पहले जब भी आरोप हुए हैं मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। विपक्ष के आरोपों को उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बेबुनियाद बताया। झूठ का पहाड़ ये कभी काम नहीं आता। सच का पत्थर भी झूठ के पहाड़ को ध्वस्त कर देता है। ये उद्धव जी ने ध्यान में रखना चाहिए। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत से पहले विपक्ष की ओर से एक बैठक की गई, जिसके बाद विधानसभा और विधान परिषद दोनों जगहों पर महाविकास आघाड़ी के नेता आक्रामक नजर आए। महाविकास आघाड़ी के नेताओं के निशाने पर अब खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित कई नेता अब उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। नागपुर से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। कर्नाटक में येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री बोम्मई से लिंगायतों की बढ़ती नाराजगी के बीच बीजेपी ओबीसी और एसटी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती। ऐसे में ईश्वरप्पा और रमेश जरकीहोली के दबाव में पार्टी आला कमान झुकता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। रमेश जरकीहोली का नाम सेक्स टेप में आया तो उन्हें मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्टर ने रिश्वतखोरी का आरोप ईश्वरप्पा पर लगाकर आत्महत्या कर लिया तो उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। ईश्वरप्पा पंचायती राज मंत्री थे जबकि जरकीहोली लघु उद्योग मंत्री। जांच में दोनों को क्लीन चिट मिली, लेकिन मंत्रिमंडल में वापसी नहीं हुई तो उन्होंने विधानसभा सत्र का बॉयकॉट कर दिया। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में न चाहते हुए भी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को झुकना पड़ा। आज ये हमारा प्रोटेस्ट ये सभी होने के बाद वो नेशनल लीडर के पास ये सभी बोला है, वो परमिशन दिया है, वो आपको प्रोटेस्ट करने के लिए उनका हक है और वो पॉजिटिव है। हम आप उनको कैबिनेट में ले लो, मुझे और रमेश जारकीहोली को ये बातचीत किया है। मैं इसलिए शाम को उनके बाद बातचीत करके अगर मैं बेलगाम सेशन को जाना है नहीं जाना है मैं आज डिसीजन लूंगा। बोम्मई मंत्रिमंडल में 34 मंत्री हो सकते हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री बोम्मई के साथ 28 मंत्री हैं। दावेदार 20 से ऊपर हैं। कुछ मंत्रियों को हटाना और कुछ नए चेहरे को मौका देना फिलहाल पार्टी नहीं चाहती। इससे नाराजगी और बढ़ेगी, वो भी जब लिंगायत बगावती तेवर दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई फिलहाल दबाव में हैं। मैंने दिल्ली ಹೋದಾಗ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। पिछली बार जब मैं दिल्ली गया था तो मैंने इस बारे में वरिष्ठ नेताओं से बात की थी, वो भी इन दोनों के समर्थन में थे। मैं बहुत ज्यादा इस बारे में और जानकारी आपको नहीं दे सकता। ईश्वरप्पा और रमेश जरकीहोली से मैं बात करूंगा। ईश्वरप्पा ओबीसी हैं और रमेश जरकीहोली शेड्यूल्ड ट्राइब से। दोनों की पकड़ तमाम विवादों के बावजूद अपने समाज पर पहले जैसी मजबूत है। ऐसे में न चाहते हुए भी पार्टी आला कमान को नरम रुख अपनाना पड़ा, क्योंकि लिंगायतों ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में बीजेपी और जोखिम उठाना नहीं चाहती। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। चीन की हरकतों से भारत अच्छी तरह से वाकिफ है। ऐसे में चीन से लगती सीमा पर भारतीय सैनिकों की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती की गई है। तवांग सेक्टर और अरुणाचल प्रदेश में सुरंग और सड़क की परियोजनाओं पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिससे इस इलाके में भारतीय तैयारी और मजबूत हो जाएगी। पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत चीन सेना के बीच झड़प के बाद 12 मासी सुरंग के काम में तेजी लाई गई है। अब भारतीय सैनिक बहुत जल्द पूरे साल तवांग आसानी से जा सकेंगे। सीमा सड़क संगठन सेला पास सुरंग के ऊपर 13,000 फुट की ऊंचाई पर एक सुरंग बना रहा है, जो तवांग में चीन की सीमा के पास तक ले जाएगी। ये सुरंग बीसीटी सड़क पर प्रोजेक्ट वर्तक के तहत बन रही है और अगले साल की शुरुआत तक तैयार हो जाएगी। इसकी रणनीतिक अहमियत तो है ही, साथ ही नागरिकों की आवाजाही में भी इससे बड़ी मदद मिलेगी। ये सुरंग किसी करिश्मे से कम नहीं है। इसमें 980 मीटर और 1555 मीटर की 2 सुरंगों के साथ 9 किलोमीटर की सड़कें फिलहाल बन रही हैं। हाल ही में हासीमारा वायुसेना स्टेशन ने
36वें और अंतिम रफाल विमान का स्वागत पारंपरिक वाटर कैनन सैल्यूट देकर किया। रफाल से पूर्वी हवाई कमान की क्षमता में भारी इजाफा हुआ है। तवांग सेक्टर में ताजा झड़प से पहले ही रफाल जेट्स के दूसरे स्क्वाड्रन को हासीमारा में तैनात करने की योजना थी। पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में है। अगले साल तक सिवोक रंगपुर रेल लिंक के पूरे होने की उम्मीद है। लगभग 45 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन जो सुरंगों के साथ चलती है, उससे न सिर्फ सिक्किम रेल से जुड़ेगा बल्कि इससे नाथुला पास और डोकलाम तक सेना को पहुंचने में आसानी होगी। पूर्वी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल पी कालिता ने शुक्रवार को कहा था कि सिक्किम सेक्टर के डोकलाम में निर्माण के सिलसिले में कोई ताजा अड़चन नहीं आई है। 2017 में भारत और चीन के बीच सड़क निर्माण को लेकर 73 दिनों का टकराव हुआ था। वैसे खबर है कि चीन भारत भूटान चीन के ट्राई जंक्शन में अपनी और सड़कों का जाल बेहतर कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग के निर्माण का काम शुरू कर दिया है। ये अरुणाचल के उत्तर पश्चिम में कवांग से पूर्व के कनुवारी तक 2 लेन का 1703 किलोमीटर का राजमार्ग है। हाल में पूर्वोत्तर में निर्माण में काफी तेजी आई है। चीन में हो रहे निर्माण का ये जवाब है। In one of those areas where there is a different perception on the LAC, the PLA patrol had confessed, and this was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level. इंडियन आर्मी का कहना है कि वो कोई भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, जबकि बॉर्डर के दूसरी तरफ चाइना बहुत तेजी से रास्ते और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। लेकिन जब इस तरफ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रास्ते कंप्लीट हो जाएंगे, तब चाइना का कोई भी हरकत का सामना करने के लिए भारतीय सेना तुरंत बॉर्डर तक पहुंच पाएंगे। गुवाहाटी में रत्नदीप चौधरी के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। महाराष्ट्र में सरकार बदलने के साथ मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट हाई स्पीड बुलेट ट्रेन की अड़चनें कम हुई हैं। रेलवे मंत्रालय ने दावा किया कि बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए महाराष्ट्र में 98% से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार तेज है। गुजरात में लगभग सभी सिविल कार्य की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है। 118 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी के लिए खंबे बनाए गए हैं। बताया जाता है कि गुजरात में 28,000 से ज्यादा खंबे बन चुके हैं। नदियों के सभी छोटे और बड़े पुलों का निर्माण किया गया है। घाटों पर गर्डर लगाने का काम जारी है। गुजरात के आणंद, सूरत, वडोदरा, भरूच, बिलीमोरा, वापी, नवसारी जिलों में बुलेट ट्रेन स्टेशन का निर्माण शुरू है। अहमदाबाद मुंबई के बीच बहुचर्चित भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन बनने के बाद 6 घंटे से अधिक का सफर करीब 2.5 घंटे में पूरा होगा। रेलवे मंत्रालय ने सिलसिलेवार कई ट्वीट किए। दावा किया कि बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए महाराष्ट्र में 98% से ज्यादा जमीन का अधिग्रहण किया जा चुका है, जबकि गुजरात में 98.87% भूमि का अधिग्रहण किया गया है और दादर नगर हवेली में 100% भूमि परियोजना के लिए अधिग्रहित की गई है। बुलेट ट्रेन के रूट पर 12 स्टेशन होंगे। इनमें से 8 गुजरात में और 4 महाराष्ट्र में होंगे। महाराष्ट्र में नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, ठाणे, विरार और बोईसर में नेटवर्क विकसित करना है। महाराष्ट्र के ठाणे जिलाधिकारी बताते हैं कि अड़चनें खत्म हुई हैं और उनके जिले में अधिग्रहण का काम पूरा हो गया है। लगभग 80 हेक्टेयर का लैंड एक्विजिशन करना था, 80 हेक्टेयर का, उसमें से 79.25 79.25 हेक्टेयर का एक्विजिशन हो चुका है। वो 99.06% एक्विजिशन की परसेंटेज आता है उसका। ये जो और बाकी सिर्फ 0.75 हेक्टेयर का बाकी है। वो भी बाकी इसलिए है कि उसका लैंड एक्विजिशन का प्रपोजल ही हमें अक्टूबर या दिसंबर इसी मंथ में मिला है, तो उसको थोड़ा वक्त लगेगा, 4-5 महीने का। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना 508 किलोमीटर की है और इसका अधिकांश हिस्सा गुजरात में है।
अधिग्रहण प्रक्रिया की तेजी के बीच उम्मीद है कि महाराष्ट्र के हिस्से में भी अब गुजरात की तरह ही जल्द निर्माण कार्य दिखने शुरू हो जाएंगे। 2026 में भारत की पहली बुलेट ट्रेन शुरू होने की उम्मीद है। ठाणे से अनिल शुक्ला के साथ मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। संसद में आज की कार्यवाही भी हंगामेदार होने के आसार हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सुबह 10:15 बजे संसद परिसर में प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये विरोध प्रदर्शन गांधी प्रतिमा के पास होगा। इस प्रदर्शन में समान विचारधारा वाली 12 पार्टियों के नेता मौजूद रहेंगे। ये प्रदर्शन संसद में चीन के मुद्दे पर चर्चा को लेकर होगा। राजस्थान के अलवर की एक सभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दिए बयान पर संसद में कल जमकर हंगामा हुआ। दरअसल इसमें उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि स्वतंत्रता आंदोलन में उसका कोई योगदान नहीं था, उनके नेताओं ने कोई कुर्बानी नहीं दी। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने इस बात पर हंगामा शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी जहां इस बात पर अड़ी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे माफी मांगे, जबकि खड़गे ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। साथ ही कहा कि माफी की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों से माफी मांगी। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर में कांग्रेस अध्यक्ष के इस बयान से मंगलवार को संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव और बढ़ गया। राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही मल्लिकार्जुन खड़गे से बीजेपी और सदन से माफी मांगने की मांग रखी, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे अपने बयान पर कायम रहे। प्लीज। जिस प्रकार से खड़गे जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिस प्रकार से खड़गे जी ने पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें रखी, असत्य को देश के सामने रखने की कोशिश की, मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और उनसे माफी की मांग करता हूं। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, सदन से, जिसके अधिकांश मेंबर भारतीय जनता पार्टी के। जो आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग और जो आजादी के लिए जो लड़े हैं उनको पूछ रहे हैं आप माफी मांगो। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश को जोड़ने की बात करती है और इसके लिए एक मिनट सर, इसके लिए इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान दी, राजीव गांधी जी ने अपना जान दिया। इस दौरान लोकसभा में भी खड़गे के बयान पर हंगामा हुआ और कार्रवाई आधे घंटे के लिए स्थगित करनी पड़ी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने खड़गे को रबर स्टैंप अध्यक्ष करार दिया। कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। This Congress is not an original Congress. It is an Italian Congress led by some other people. तो ये नकली कांग्रेस है, नकली नेता लोग हैं। रबर स्टैंप का अध्यक्ष ऐसे बोलते हैं तो ये हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। ये गंदी सोच का एक उनका ये दिखाता है। देखिए, कोई गतिरोध नहीं है, ये ऐतिहासिक सच्चाई है। क्या सदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता विरोधी दल से भाजपा का नेता ये कह रहा है ये माफी मांगे। आजादी की लड़ाई में जिस समय भाजपा तो थी नहीं, इसके जो पारिवारिक संगठन थे वो तो अंग्रेजों के सेना में भर्ती होने के लिए लिखित पत्र लिख रहे थे। यही नहीं, किसका संदर्भ दे रहे हैं आप?
सबको मालूम है संदर्भ, जो इनका मातृ संगठन है, मैं उसका नाम ले रहा हूँ, और वो स्वीकार करते हैं इस बात को, कोई इनकार भी नहीं करते हैं। तो जो अंग्रेजों के साथ थे और जिन्होंने कुर्बानियां दी हों देश की आज़ादी के लिए, उनसे माफ़ी मांगने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हम इस पर कायम थे, कायम है और कायम रहेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान और भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों के अतिक्रमण के मसले पर चर्चा कराने की विपक्ष की मांग को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी गतिरोध के बीच अब खबर है कि संसद का शीतकालीन सत्र, जो पहले 29 दिसंबर को खत्म होने वाला था, अब समय से 4 दिन पहले इसी शुक्रवार को साइन डाई किया जा सकता है। संसद भवन से अखिलेश शर्मा, राजीव रंजन और कैमरा पर्सन कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। आज वो हरियाणा में प्रवेश कर गई है और आज सुबह हरियाणा के नूंह से ये यात्रा शुरू हुई। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस के कई बड़े नेता भी इस यात्रा में मौजूद रहे। राहुल गांधी आज मुंडका गांव के पास एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण का समापन 23 दिसंबर को होगा। और अब बात करते हैं कोरोना की। चीन सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना के मामले अचानक से बढ़ने के बाद अब केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने आज एक अहम बैठक बुलाई है, जो बैठक आज सुबह 11:30 बजे होगी। इस बैठक में भारत में कोरोना की स्थिति और उससे निपटने की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। इधर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने को कहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग से नए वेरिएंट का पता चल सकेगा। केंद्र सरकार को शक है कि कहीं कोरोना का कोई नया वेरिएंट तो नहीं है, जिससे कि आने वाले दिनों में मामलों में अचानक से बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को लिखी चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और इसकी निगरानी जरूरी है। चीन, अमेरिका, जापान, ब्राजील में कोरोना के मामले अचानक से काफी तेजी से बढ़े हैं। भारत में अभी भी हफ्ते में 1200 के करीब नए मामले आ रहे हैं, जबकि दुनिया भर में हफ्ते में दुनिया के कई देशों में अचानक बढ़े कोरोना के मामलों से केंद्र सरकार चिंतित है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखी और कहा कि जितने भी पॉजिटिव मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, उन तमाम सैंपल्स को जीनोमिक सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाए, ताकि ये पता चल सके कि कहीं कोई ऐसा वेरिएंट सर्कुलेट तो नहीं कर रहा है जिससे आने वाले वक्त में मामले अचानक तेजी से बढ़ सकते हैं। एहतियातन ये चिट्ठी लिखी गई। साथ में जोर भी दिया गया है कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, साथ में वैक्सीनेशन, इन तमाम चीजों को अमल में लाया जाए। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि अब जब मामले अलग अलग देशों में रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया एक्सपर्ट से बैठक करेंगे। ये बैठक 11:30 बजे होने वाली है और उसमें समझने की कोशिश की जाएगी कि विश्व में किस तरह के मामले हैं, कौन सा वेरिएंट वहां पे सर्कुलेट कर रहा है और किस तरीके की तैयारी है और क्या आगे रणनीति बनाने की हमारी योजना हो सकती है, जो रणनीति अमल में लाई जाए। और तमाम एक्सपर्ट से 11:30 बजे दिन में बैठक के बाद देर शाम तक ये पता भी चलेगा कि क्या कुछ फैसला लिया गया। ये तब हो रहा है जब तात्कालिक कारण के तौर पे हम देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके की चाइना से चीजें, तस्वीरें आई निकलकर कोरोना के मरीजों को, तो उसके बाद उसको एक तात्कालिक कारण के तौर पे माना जा सकता है, लेकिन एक सीख कहीं से ली जाती है और उसके बाद यह तय किया जाता है कि किस तरीके से हमारी रणनीति होगी। तो उस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय हो या राज्य हो, उनको एक तरीके से आगाह किया गया और उसी रणनीति को लेकर एक बैठक होने वाली है। और बात करते हैं किसानों की। किसान परेशान हैं। दरअसल बाजार में सब्जियों के दाम कम होने से जहां जो ग्राहक है वो तो खुश है, वहीं कई राज्यों के जो किसान हैं वो परेशान है। मंडियों में पत्ता गोभी, टमाटर, आलू और प्याज के दाम 2 रुपए से लेकर 10 रुपए प्रति किलो है और इसके चलते किसानों को इन फसलों की लागत तक नहीं मिल पा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक के किसान परेशान हैं। इस पर देखते हैं हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हापुड़ के तातारपुर गांव के किसान विपिन त्यागी 12 बीघे में लगाए पत्ता गोभी के खेतों पर ट्रैक्टर चला रहे हैं। पत्ता गोभी की इस खेती में उनकी लागत करीब 1 लाख रुपए लगी
लेकिन अब मंडी में 10,000 रुपए भी नहीं मिल रहे हैं। पत्ता गोभी इस वक्त मंडी में 1 से 2 रुपए किलो बिक रही है, तो मंडी ले जाने का कोई मतलब ही नहीं है। जो पैसा लगाया वो भी वापसी नहीं आ रहा, बचत तो बाद में होगी, तो इसलिए मजबूरी में ही हमको जोतना पड़ रहा है। मंडी में बिक रहा है इस टाइम 40 रुपए से लेकर 100 रुपए तक माल, और इस पे 100 रुपए ही मंडी तक ले जाने का खर्चा आ जाता है, तो क्या करें, जोतना ही पड़ेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन इलाकों में विपिन त्यागी जैसे हजारों किसानों को इस साल पत्ता गोभी की खेती में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बागड़पुर गांव के किसान जितेंद्र भी 24 बीघे के पत्ता गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलवा रहे हैं। वहाँ बिकता भी नहीं और 60-70 में इसमें उससे ज़्यादा हमारी लागत आ रही है ले जाने की, और कट्टा है 40 रुपए लेबर का खर्चा है कटाई का ही। जब कटाई भी नहीं मिल रही इसमें तो क्या करें ले जाए। लागत हमारी 200-250 रुपए बैठ रही है कट्टे कम से कम, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसे उजाड़ कर दूसरी फसल बोएंगे। दिल्ली के बाजार में इस वक्त पत्ता गोभी 7 रुपए किलो है, जबकि बैगन 18 रुपए किलो, फूल गोभी 25 रुपए किलो, टमाटर 20 रुपए और आलू प्याज 25 रुपए किलो है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस साल आलू के किसानों को भी खासा नुकसान हो रहा है। आलू के दाम मंडी में 10 से 12 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि कर्नाटक के किसानों को टमाटर का भाव महज 5 रुपए किलो मिल रहा है और प्याज के दाम 4 रुपए से 20 रुपए किलो तक। जानकारों का कहना है कि पिछली बार सब्जियों के भाव अच्छे मिलने से इस बार किसानों ने सब्जियां ज्यादा उगाई। इसके चलते उपभोक्ताओं को सब्जी सस्ते में मिल रही है, जबकि किसान बड़ी तादाद में बर्बाद हो रहे हैं। डिमांड और सप्लाई में इन्हीं अनिश्चितताओं के चलते लाखों किसानों के लिए खेती और किसानी घाटे का सौदा साबित हो रहा है। यही वजह है कि तमाम सारे किसान संगठन सब्जियों पर भी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने की मांग कर रहे हैं। केरल ने 16 सब्जियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू किया है और उसके नतीजे ये रहे हैं कि उनके यहाँ सब्जियों की पैदावार बढ़ी है। हापुड़ से अदनान के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।